Hello friends, once again welcome back to the GK study point. In last video we all are discussed about the total production, marginal production and average production. In today's video we all are going to discuss about various stages of production and the optimum capacity stage of the production. एक स्टेज जहां पे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना प्रेफर करेगा और वो सारी स्टेजेस जो एक प्रोड्यूसर के सामने अराइज होती है, वो सारी स्टेजेस की हम बात करेंगे. जैसा कि आप सब लोगों को दिख रहा है, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये टेबल और ये डायग्राम बनाना सीखा था. टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने टेबल और डायग्राम ऑलरेडी बोर्ड पे प्रिपेयर कर लिया है. अब हम लोग देखते हैं. देखिए इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने देखा था, टेबल और डायग्राम ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं. जो आपका टीपी, एपी और एमपी का रिलेशन होता है, वहां आपके पास में तीन स्टेजेस होती है. ये फर्स्ट स्टेज होती है, इसको हम सेकंड स्टेज बोलते हैं और इसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं. जो एपी एमपी का रिलेशनशिप, सॉरी टीपी एमपी का जो रिलेशनशिप बताया था, अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशनशिप देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट स्टेज इन विच TP increase with the increasing rate. For that reason, the first stage is known as increasing returns to factor. Increasing returns to factor. In second stage, TP increase with the decreasing rate. For that reason, second stage is known as decreasing returns to factor. Decreasing returns to factor. And in third stage TP starts falling, यानी कि TP आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और उसी स्टेज के अंदर आपकी MP क्या होती है? नेगेटिव. फॉर दैट रीजन थर्ड स्टेज इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल. नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, नॉट स्केल. ये तीन स्टेज होती है हमारे पास में. देखिए अब अपन देखेंगे कि एक प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज के अंदर अपना प्रोडक्शन प्रीफर करेगा, कौन सी स्टेज में वो प्रोडक्शन करना कंटिन्यू रखेगा. देखिए ये आपकी फर्स्ट स्टेज है. फर्स्ट स्टेज के अंदर एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन करेगा. क्या वो फर्स्ट स्टेज में ही सेटिस्फाई हो जाएगा? क्या फर्स्ट स्टेज के बाद वो सेकंड स्टेज में जाना प्रीफर नहीं करेगा? और सेकंड में जाएगा तो क्यों जाएगा? सेकंड के बाद अगर वो थर्ड में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है? अगर जाना चाहता है तो क्यों जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता है तो क्यों नहीं जाना चाहता है? ये सारे रीजंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब यहां हमने देखा था कि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा जो टीपी है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है. ठीक है, अगर मुझे इंक्रीजिंग रेट से कुछ मिल रहा है तो मैं इंक्रीजिंग रेट के अंदर तो वर्क करना प्रेफर करूंगा. लेकिन क्या इंक्रीजिंग के बाद जो सेकेंड स्टेज जिसका नाम है डिक्रीजिंग रिटर्न, क्या मैं डिक्रीजिंग में जाना प्रेफर नहीं करूंगा? देखो अगर मैं फर्स्ट स्टेज छोड़ के सेकेंड स्टेज में जाने की सोचता हूं, यहां मेरा जो टोटल प्रोडक्शन है इंक्रीज तो हो रहा है ना. मुझे पहले मिल रहा था काम करने का 5 रुपया, मैं थोड़ा और काम करूंगा मुझे 10 रुपए मिलेंगे, फिर से मैं काम करूंगा तो मेरे टोटल हो जाएंगे 11. क्या आप काम नहीं करोगे? रेट तो डिक्रीज हुई है बट हमारा टोटल तो क्या है? इंक्रीज है. मतलब अभी तक आपके पास अर्निंग्स की, अभी तक आपके पास में जो प्रोडक्शन होने वाला है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की थोड़ी कैपेसिटी बची हुई है. आप सेकंड स्टेज में जा सकते हो. ठीक है, हम फर्स्ट में सेटिस्फाई नहीं होंगे, सेकंड में हम चले गए. चलो सेकंड के बाद चलते हैं थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज के अंदर आते ही देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन 90 से वापस 80 हो गया. जो प्रोडक्शन 90 होना चाहिए था वो और डिक्रीज होके 80 हो गया. एडिशनल तो नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, एडिशनल नहीं मिल रहा, लेकिन जो ऑलरेडी था वो भी कम होने लग गया. क्या मैं थर्ड स्टेज में जाना प्रेफर करूंगा? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा? मुझे नेगेटिवली रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा. तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो एक प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज के अंदर प्रोडक्शन करना चाहेगा? सेकेंड स्टेज में. तो सेकेंड स्टेज को क्या माना जाता है? स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. कई बार क्वेश्चन आता है कि विच स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. तो आप बता सकते हैं सेकेंड स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. क्यों? फर्स्ट स्टेज में आपके रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है,
अगर मैं थर्ड में जाऊंगा तो थर्ड में मुझे नेगेटिव रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो कौन से स्टेज के अंदर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे इन स्टेज नंबर सेकंड। तो ये था हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न की स्टेज। अब हम बात करते हैं कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न अराइज क्यों होता है, इसके पीछे के रीजंस क्या क्या है, कॉजेज क्या क्या है। तो हम बात करने वाले हैं तीनों स्टेजेस के कॉजेज। कॉजेज के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न की, उसके बाद हम बात करेंगे डिक्रीजिंग और नेगेटिव रिटर्न की। देखो डिक्रीजिंग और नेगेटिव रिटर्न्स के जो कॉजेज हैं वो कहीं ना कहीं आपके इक्वल माने जाते हैं, सेम माने जाते हैं, बट जो इंक्रीजिंग वाले हैं वो अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सबसे पहला है आपके पास ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज आपके पास सबसे पहले देखो, समझते हैं अपन यहां पे। सपोज ये आपके फिक्स फैक्टर है, ये आपका कोई भी एग्जांपल ले लेता अपन, एक एग्जांपल छोटा सा, ये हमारे पास में फिक्स फैक्टर है। ठीक है, मेरे पास में वेरिएबल फैक्टर की मैंने 1 यूनिट इंट्रोड्यूस की। मान लो यहां पे जो है यहां आपका 50% एरिया इस फर्स्ट वाले ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। पहला पर्सन था, आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल थे। ठीक है, जैसे ही मैंने दूसरा यूनिट इंट्रोड्यूस किया, मेरा प्रोडक्शन होना चाहिए था कितना, 50%। लेकिन जब एक से दो व्यक्ति, एक 1 पर्सन से 2 पर्सन के पास में काम करने वाले अगर आपके पास में है, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपका प्रोडक्शन एडिशनल मिलता है आपको। तो ये 100 की जगह यहाँ टोटल कितना हो गया, 10%। सॉरी, यहाँ पे अपने को 25 लेना है। ये 25% एरिया इन्होंने कवर किया, फिक्स फैक्टर की बात कर रहा हूँ। 25 यहाँ होना चाहिए था, टोटल 50 होना चाहिए था, लेकिन हो गया कितना, 60। ठीक है, या ऐसे मान लो हो गया कितना यहाँ पे 55, कुछ भी मान सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को 25 55 भी मानना है। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ आपके पास में जब रिसोर्सेज अवेलेबल है तभी तो तीसरा पर्सन एक्स्ट्रा जो आपके पास पर्सन थे वो एक्स्ट्रा वर्क कर पाए। अगर मान लो मेरे पास यूनिट ही 4 होती तो 2 लोग मिल जाते, तब भी वो 4 का ही प्रोडक्शन करते, 4 से ज्यादा काम ही नहीं कर सकते थे। लेकिन आपके पास फिक्स फैक्टर अवेलेबल है, और जब तक मेरे पास फैक्टर अवेलेबल है तब तक मैं एडिशनल प्रोडक्शन इजीली कर सकता हूं। तो यहां देखो, अब तीसरा पर्सन आएगा, 3 पर्सन होते ही अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो यहां होना चाहिए था कितना, 75। लेकिन 75 की जगह पे यहां आपने जो एरिया कवर किया है वो हो गया, मान लो यहां आपका था 90। 75 की जगह पे आपने कर लिया 90% एरिया कवर। इंक्रीजिंग रिटर्न की बात कर रहा हूं। पहले देखो 0 से 25 हुआ, 0 से 25 में कितना चेंज हुआ आपका, 25%। 25 से आपका 55 हो गया, यहाँ कितना चेंज हुआ, 30। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। 55 से 90 पे चले गए, एरिया अवेलेबल है तभी जा पा रहा हूं मैं। यहाँ कितना चेंज हुआ आपका, 35 का। ठीक है, अभी तक आपके पास एरिया अवेलेबल है। तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब मेरे पास फिक्स और वेरिएबल फैक्टर उतने हैं, उतने सफिशिएंट है जितना मैं वर्क कर सकता हूं। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है यहां पे, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास में जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मेरे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैंने वो सारे रिसोर्सेज लगा दिए। देखो यहां तक आपका ऑप्टिमम फुलर यूटिलाइजेशन हो गया, 90 to 95%, हो सकता है 95% तक भी हो जाए। इतना एरिया आपने कवर कर लिया, जितने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल थे उतने रिसोर्सेज मैंने मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज कर चुका मैं। ठीक है, तो यहां आ गया आपके पास फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 2 पॉइंट हुए, पहला पॉइंट था ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, दूसरा पॉइंट था हमारे पास फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट है डिवीजन एंड
स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। यहां देखो आपके पास में 3 लोग हैं, जब तक मेरे पास लिमिटेड फैक्टर है तब तक मैं उनको स्पेशलाइज कर सकता हूं। जैसे मान लो मेरा फर्नीचर का वर्क है, तो एक को मैंने दे दिया कटिंग का, एक का मैंने दे दिया फिनिशिंग का, सॉरी पेस्टिंग का, और तीसरे को दे दिया मैंने फिनिशिंग का। तो मैंने तीनों को अलग अलग अपने डिपार्टमेंट दे दिए कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, ठीक है। एक पर्सन होता तो पूरा काम उसी को करना होता, लेकिन मेरे पास चॉइस थी, और चॉइस भी लिमिटेड चॉइस थी, तो मैं उन लोगों से वर्क करवा सकता था। तो यहाँ पे हो गया आपके पास डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एक पॉइंट और आता है इसके अंदर आपके पास, वॉल्यूम डिस्काउंट। एक्चुअली जब आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर करना होता है, तो हमें उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, वो रॉ मटेरियल भी आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। और जब हम रॉ मटेरियल कहीं से लार्ज क्वांटिटी में लेके आते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है। या इसको ऐसे समझो कि आप कहीं पे रॉ मटेरियल खरीदने गए, सामने दुकान वाला आपको बोल रहा है कि भैया अगर आप लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हो तो आई विल गिव यू 5% या 10% डिस्काउंट। उस सिचुएशन में क्या करते हो आप, रॉ मटेरियल खरीद के लिया। तो अब मेरे पास अगर ज्यादा रॉ मटेरियल है तो मैं प्रोडक्शन भी क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। तो ये 4 फैक्टर है, ये 4 रीजन है जिस वजह से आपके क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सेकंड आता है हमारे पास में डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब बात करते हैं हम डिक्रीजिंग रिटर्न की। पहले अपन ने इंक्रीजिंग रिटर्न की बात की थी। यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। डिक्रीजिंग के जो रीजंस हो सकते हैं उसमें सबसे पहला है आपके पास में स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो मेरे पास में 90% एरिया कवर हो चुका। अगर मैं यहाँ पे 4th यूनिट को इंट्रोड्यूस करता हूं तो वो कितना काम करेगा, 90 से 100 तक ही तो जाएगा, उससे ज्यादा तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास फिक्स फैक्टर तो है ही नहीं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स जिसको बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 10 इंक्रीज तो हुआ है, 90 से 100 तो गए हो, लेकिन जो रेट थी, जो इंक्रीजिंग तरीके से बढ़ रही थी, वो रेट क्या हो गई यहाँ पे, डिक्रीजिंग। तो पहला पॉइंट ये आपके पास में स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मेरे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूं यूज बियॉन्ड कैपेसिटी। मैं क्या करता हूं, मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज बियॉन्ड ऑप्टिमम कैपेसिटी, सॉरी यहां पे एक वर्ड हो रहेगा आपका ऑप्टिमम कैपेसिटी। यहां पे देखो आपके पास में 100 हो गया, 4 यूनिट थी, 4 के बाद भी जब हमने टेबल बनाई थी तो 5th यूनिट और इंट्रोड्यूस किया था। अगर मैं और 5th यूनिट इंट्रोड्यूस करूंगा तो यहाँ मतलब क्या हो गया, 4 में ही समझ लो कि एक पर्सन था, वो काम तो कर सकता था लेकिन वो काम करेगा कहाँ, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। पॉइंट क्या बोल रहा है, यूज बियॉन्ड ऑप्टिमम कैपेसिटी। मेरे पास जितने फिक्स फैक्टर थे मैं उनसे भी ज्यादा जाना प्रीफर कर रहा हूं। कहां से जा पाऊंगा, जितना एरिया है, जितनी मेरी पॉकेट में इनकम है उतना ही तो मैं खर्च कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो यहाँ जो 4th पर्सन आया उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, उसकी जो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके पास करने के लिए काम ही नहीं है। तो ये 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट है हमारे पास में लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, देखो मेरे पास में 3 एम्प्लॉय थे, चौथा रख लिया, फिर 5वां आया, फिर 6 लोग हो गए। टेबल में 6 तक 0 आया था। अगर मैं 6 लोग रख लेता हूं तो कौन से पर्सन को, या मान लो 6 को नहीं रखते हैं अपन, यहाँ आपके पास 5 ही पर्सन है। अब 5 पर्सन को मैं काम कैसे करवाऊं, अगर मैं एक साथ बुलाता हूं तो 3 ही काम कर लेंगे, बाकी 2 क्या करेंगे। अगर मैं शिफ्ट में बुलाता हूं तो शिफ्ट कैसे एडजस्ट करूं। तो इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन, अगर 6 लोग होते तो 3 को सुबह, 3 को शाम में बुला लेते, लेकिन यहाँ अपने पास 5 ही लोग हैं। मैं उनको पर्टिकुलर तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकता। अवेलेबल तो है सब्स्टिट्यूशन, लेकिन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट आपके पास अवेलेबल नहीं है। और एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, आपके पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक आता है आपके पास मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैनेजमेंट के पास में ये प्रॉब्लम रहती है कि हम कैसे इनको एडजस्ट करें, कैसे लोगों से हम काम करवाएं। वही बात आ गई
इनको एडजस्ट कैसे करना है, इनको शिफ्टिंग कैसे देनी है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है आपके पास, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वाले के अंदर। अब चलते हैं हम नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं। कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर में सबसे पहली चीज लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वही बात आ गई, रिसोर्सेज ही नहीं है तो मैं कहां से काम करूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास सेकंड होता है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स, फैक्टर्स के बीच में फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में प्रॉपर तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाते हैं, क्योंकि फिक्स फैक्टर मेरे पास लिमिटेड हो जाता है और जो आपके पास में वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा हो गए तो इसमें ये भी हो जाता है कि ठीक है यार मैं नहीं करूंगा, सामने वाला काम कर लेगा, सामने वाला सोच रहा है यार वो बंदा है ना वो कर लेगा काम, तो आपस में ये सोचते सोचते हमारा जो एक्चुअल जो हमारी एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जहाँ पे बहुत सारे ज्यादा लोग हो जाते हैं वहाँ काम कम होता है। हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानियों की तो हैबिट होती है कि जहाँ हम इकट्ठे हो गए वहाँ काम कम और बातें ज्यादा होती है, तो उस सिचुएशन में आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और एक आता है हमारे पास में यहाँ पे एक आता है हमारे पास में फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम, वही वाली जो इधर प्रॉब्लम थी वही कि हम कैसे हमारे फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करें, किसको कैसे काम करवाएं। तो ये सारे हमारे क्या थे, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर के रीजंस थे, कॉजेज थे कि इस वजह से इंक्रीज होता है, इस वजह से डिक्रीज होता है और इस वजह से आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये फैक्टर सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम को आप ये भी बोल सकते हो एफिशिएंसी, डिक्रीज इन एफिशिएंसी, इसी को बोल सकते हैं हम डिक्रीज इन एफिशिएंसी, कि उनकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है। आपका ये कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स और कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स दोनों सेम है। तो मोस्टली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक लेक्चर का चैप्टर और बचा हुआ है जिसमें एक लॉ पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद में इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। इस चैप्टर को वाइंड अप करने के बाद हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो हमारी जो इकोनॉमिक्स की वीडियो उसके लिए इतना ही काफी है आज के लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ, 1 मिनट की बात है। जो हमारा चैनल है जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स से, अब इस सिचुएशन के अंदर हम थोड़ा हमारे चैनल को इम्प्रूव कर रहे हैं। इस चैनल के अंदर हम 10th क्लास से लेके 12th क्लास के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हम इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। हमने स्टार्ट कर दिया है 10th क्लास से। साइंस के वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे, मैथ्स के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में चैनल की प्लेलिस्ट खोलनी है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियोस, सारी सब्जेक्ट के वीडियोस अलग अलग डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को शेयर करें और प्लेलिस्ट के अंदर आप जाना नहीं भूलें। प्लेलिस्ट खोल के आप देख सकते हैं हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।